डेट है आज 25 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पीपल्स इकोनॉमी इन अफगानिस्तान। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये, इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक के लिए। यूनाइटेड नेशन ने अभी अफगानिस्तान के लिए एक स्पेशल ट्रस्ट फंड सेटअप किया है। अफगानिस्तान में जब से तालिबान का रूल आया है तब से वहाँ पे फंड की कमी हो गई है, पैसे की कमी हो गई है, मनी की। तो यहाँ पे जो लोकल इकोनॉमी है उसकी गड़बड़ा गई है बिल्कुल, और लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए यहाँ पे अफगानिस्तान हाउस होल्ड को मनी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वहाँ की इकोनॉमी सर्वाइव कर सके। लिक्विडिटी का इंजेक्ट करने का मतलब है मनी सप्लाई को बढ़ाना किसी कंट्री में। यहाँ पे कैश प्रोवाइड की जाएगा। अफगानिस्तान के जो वर्कर हैं, काम करते हैं जो लोग, पर पब्लिक वर्क प्रोग्राम के जरिए, जो ड्रॉट और फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम है उसके जरिए फंड दिया जाएगा। और जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, जो छोटी छोटे लघु उद्योग हैं, कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको ग्रांट दी जाएगी ताकि दोबारा से अपनी वो कंपनी को चला सकें। ग्रांट का मतलब अनुदान होता है, मनी प्रोवाइड की जाएगी इसमें। टेम्परेरी बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाएगी वनरेबल, एल्डरली और डिसेबल्ड पीपल को, जो बुजुर्ग लोग हैं या डिसेबल्ड अपंग पीपल हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी। जर्मनी पहला कंट्रीब्यूटर है इस फंड में कंट्रीब्यूट करने वाला। जर्मनी ने अनाउंस किया है कि वो यूरो 50 मिलियन प्रोवाइड करेगा इस फंड में अफगानिस्तान के लिए। अगर डॉलर में देखें हम इसे तो डॉलर 58 मिलियन ये मनी प्रोवाइड करेगा जर्मनी इस फंड में। तो अभी इस फंड की ज़रूरत क्या है? फंड की ज़रूरत इसलिए है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आईएमएफ, उसने कहा था कि अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है 30% तक इस साल कॉन्ट्रैक्ट कर गई है अफगानिस्तान में तालिबान का रूल होने की वजह से। 30% कॉन्ट्रैक्ट का मतलब 30% घट गई है, डिक्रीज हो गई है पहले से। और रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया है। हो सकता है यहाँ से जो जो अफगानिस्तान में लोग रहते हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ में चले जाएं, जो आस पड़ोस की कंट्री है भाई साहब। ये है अफगानिस्तान, आपको पता होना चाहिए। ये अपना हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो आसपास की कंट्री हैं इधर उधर, जैसे तुर्कमेनिस्तान, ईरान, टर्की, इधर तजाकिस्तान, ये कंट्री में रिफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है। यहाँ पे टर्की और यूरोप की कंट्री में ये जा सकते हैं यहाँ से छोड़ के, जो यहाँ लोग रहते हैं। तो जब से ये आया है सेंट्रल, मतलब अफगानिस्तान में तालिबान का जब से रूल आया है, सेंट्रल बैंक की असेट्स भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, मतलब डिक्रीज हो गई है बहुत ज़्यादा। और इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे फंड प्रोवाइड करते थे अफगानिस्तान को, उन्होंने फंड देना, मनी देना बंद कर दिया है। ये ह्यूमैनिटेरियन एड दिया करते थे, मानवता के बेस पे यहाँ पे सुधार आए कुछ, इसके लिए प्रोवाइड किया करते थे, मानवता के बेस पे सहायता देते थे, लेकिन वो भी अभी बंद कर दिया है। बैंक्स वगैरह में भी मनी नहीं रही है वहाँ पे। इवन जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो वहाँ पे सरकारी लोग काम करते हैं, अफसर वगैरह, उनकी भी सैलरी नहीं दी जा रही है। फूड प्राइसेज अब बहुत ज़्यादा हो गए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन सब चैलेंजेस से निपटने के लिए अफगानिस्तान में ये फंड सेटअप किया गया है ताकि अफगानिस्तान को में थोड़ी कंडीशन इंप्रूव की जा सके। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट्स फोरम। ये एक समिट है, मीटिंग होने वाली है, अभी इंडिया होस्ट करेगा इसको। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट्स फोरम ये कंडक्ट किया जाएगा जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, निक्सी और मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप हैं, इन सबके साथ मिलके ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा ये इंटरनेशनल इंटरनेट गवर्नमेंट्स फोरम। निक्सी क्या है इसमें? निक्सी है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये 2003 में लगभग रजिस्टर की गई थी। जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसमें रजिस्टर की गई है। एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है ये। इंटरनेट सर्विस को कैसे इंप्रूव की जाए, जो इंटरनेट चलता है आपके मोबाइल वगैरह में, ये इंटरनेट सर्विस को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे सुधार किया जाए इसमें, इसके लिए काम करती है निक्सी। तो निक्सी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप और भी मतलब सिविल सोसाइटी वगैरह ऑर्गेनाइजेशन आएंगी इसमें। ये जॉइंटली कंडक्ट किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? 8 नवंबर, ये 8 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक 2021 में ये कंडक्ट किया जाएगा। इस साल की जो थीम है वो थीम है एम्पावर इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की पावर शक्ति के द्वारा जो इंडिया है, भारत को सशक्तिकरण, मतलब सशक्त बनाना भारत को। ये इवेंट देखो, जो हमारा डिजिटल इंडिया का मिशन है एक तरह से उसी को इम्प्रूव करेगा, इंडिया में डिजिटाइजेशन लेके आएगा। ये इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नमेंट्स फोरम है जो उसके साथ एसोसिएटेड है। यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा ही फोरम है, सबमिट होता है यूनाइटेड नेशन का ही। यूनाइटेड नेशन ने इस फोरम में, जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नमेंट्स फोरम है, इस फोरम में एक तुनिस एजेंडा जारी किया था। तुनिस एजेंडा का मतलब ये है, एक डॉक्यूमेंट जारी किए हैं, उसका पैराग्राफ 72 है जो, उसके जरिए ये है
कि यूनाइटेड नेशन इसमें क्या है, इंटरनेट सर्विस को और इम्प्रूव करने की कुछ गाइडलाइंस जारी करता है तुनिस एजेंडा में। तो यूनाइटेड नेशन बेस्ड इंटरनेट गवर्नमेंट्स फोरम का ही है ये तुनिस एजेंडा, और इसका पैराग्राफ 72 है जो उसी के अंदर ये उससे ही असोसिएटेड है जो अभी इंटरनेट ये वाला इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट्स फोरम होने वाला है जॉइंटली। ये मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है, यानी कि बहुत सारे देखो पब्लिक पॉलिसी को कैसे इंप्रूव करना है, इंटरनेट के रिलेटेड जो पब्लिक पॉलिसी हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है इंटरनेट के लिए, ये सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा, कैसे इसमें और इम्प्रूवमेंट लाया जाए पब्लिक पॉलिसी में। तो मल्टी स्टेक होल्डर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म बोला जा रहा है। जैसे मान लो गवर्नमेंट भी आएगी इसमें, पार्टिसिपेट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंडस्ट्रीज वगैरह, सिविल सोसाइटी, अकेडमिया, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। ये इंडेक्स अभी जारी की है, हमारे प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया को इसमें 71 रैंक दी है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, रिसेंटली रिलीज की है। टॉप कंट्री कौन कौन सी है इसमें, फर्स्ट पे आई है आयरलैंड, इसमें फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब खाद्य सुरक्षा, सब लोगों को खाना मिलता है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे, थर्ड पे यूके, फिर फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। ये टॉप बस 5 याद कर लो, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें बॉटम जो 5 कंट्रीज़ हैं वो हैं, सबसे बॉटम पे है बुरुंडी 113 नंबर पे, 112 पे यमन, 111 पे मोजाम्बिक, सूडान 110 पे और मालावी है 109 पे। इंडिया की परफॉर्मेंस और इंडिया के जो नेबर हैं पड़ोसी उनकी क्या रही है, इंडिया की देखो 71st पोजीशन आई है, और जो स्कोर हासिल किया है, पॉइंट दिए जाते हैं इसमें, 57.2 पॉइंट्स हासिल करके 71 रैंक आई है इंडिया की। अगर इंडिया के पड़ोसी देश को देखें तो पाकिस्तान की 75 रैंक आई है, इंडिया से मतलब ख़राब है। श्रीलंका की 77th और नेपाल की 79th और बांग्लादेश की 84। जो कंट्री हैं इंडिया देखो इन सब से आगे है, लेकिन चाइना से पीछे, चाइना की 74th रैंक आई है। पाकिस्तान का जो स्कोर 52.6, श्रीलंका का 62.9, और ये देखो इंडिया से बेटर है, इंडिया का 50.2 पॉइंट्स है फूड अफोर्डेबिलिटी में। ये देखो इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है फूड सिक्योरिटी में, और उसमें एक है फूड अफोर्डेबिलिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि फूड उपलब्ध हो, मतलब इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी। अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें, फूड सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें देखो एक होना चाहिए फूड अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी यानी कि फूड उपलब्ध होना चाहिए। फूड अवेलेबिलिटी हो यानी कि उपलब्ध हो, उसके बाद आता है कि फूड अवेलेबल तो हो लेकिन एक्सेसिबल भी हो, फूड एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी। एक्सेसिबिलिटी मतलब फूड अवेलेबल हो कि ऐसा नहीं है लोगों की पहुंच से बाहर हो, लोग खरीद सकें, उनके पास उपलब्ध हो, ऐसा नहीं है भाई साहब। फूड उपलब्ध है, हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, फूड उपलब्ध है हमारी कंट्री में, तमिलनाडु में मिलता है। अब क्या जम्मू कश्मीर के लोग तमिलनाडु से खरीदने के लिए जाएंगे, यानी कि एक्सेसिबल भी होना चाहिए, पहुंच पे, उनकी पहुंच पे होना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ आती है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि ऐसा ना हो कि फूड उपलब्ध है और उनकी पहुंच में भी है, उनके घर के आसपास मिल रहा है 4-5 किलोमीटर के दायरे में या कुछ दूर जाके, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसका दाम बहुत ज़्यादा है। मान लो वीट है, गेहूँ 1 किलो मिल रहे हैं 100 रुपये किलो या 200 रुपये किलो, कोई खरीद पाएगा, पुअर पीपल। तो अफोर्डेबल भी होना चाहिए, फूड अफोर्डेबिलिटी। फिर आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब ये है ऐसा ना हो कि फूड चलो उपलब्ध भी है, एक्सेस भी है, पाँच भी मतलब उनके पास भी उपलब्ध है और अफोर्डेबल भी, खरीद भी सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि फूड सिर्फ साल के 2 महीने ही मिलता है, बाकी के 12-10 महीने नहीं मिलता 12 महीने में। तो स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, हर साल के 12 महीने 12 मास मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें आती हैं फूड सिक्योरिटी में। तो फूड अफोर्डेबिलिटी में देखो इंडिया की जो रैंकिंग है वो इनसे कम आई है, पाकिस्तान की अच्छी है, श्रीलंका की अच्छी है, यानी कि यहाँ पे सस्ता फूड उपलब्ध कराता है ये अपनी जनसंख्या को, श्रीलंका और पाकिस्तान इंडिया से। ओवरऑल पास्ट 10 ईयर में देखो फूड सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज हुई है यहाँ पे, लेकिन अभी क्या है पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश इनमें क्या है ये लैग बिहाइंड कर रहे हैं, मतलब पिछड़े हुए हैं। फूड सिक्योरिटी जो इंडेक्स है इसे जारी कौन करता है, रिलीज कौन करता है, इसको करता है एक लंदन में, यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है, इंग्लैंड की कैपिटल लंदन, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, ये करता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से, और इसे स्पॉन्सर करता है कोर्टेवा एग्री साइंस, ये भी एक इंस्टीट्यूट है। ये दोनों मिलकर इसे जारी करते हैं, मेन रोल है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट का।
ये आपको याद होना चाहिए, ये इंस्टीट्यूट कौन जारी करता है इसको। इसमें देखो 113 कंट्रीज़ की रैंकिंग दी है फूड सिक्योरिटीज़ की। इसमें जो फैक्टर इंक्लूड किए हैं वो कहे हैं अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी और सेफ्टी और नेचुरल रिसोर्स एंड रेजिलियंस। इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग निकाली है। नेक्स्ट है सक्षम सेंटर। सक्षम सेंटर क्या है? देखो वो फूड सिक्योरिटी है ना, इसमें हर 2-3 साल में क्वेश्चन पूछता है आपके जीएस में, मेंस में, यूपीएससी फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। तो फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन जब भी आप लिखोगे स्टार्टिंग में, तो ये सारी चीज़ें लिखोगे, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, पहले अवेलेबिलिटी लिखोगे, फिर एक्सेसिबिलिटी लिखोगे, फूड सिक्योरिटी का मतलब, फिर अफोर्डेबिलिटी, और फिर स्टेबिलिटी भी लिखोगे, क्वालिटी भी लिखोगे और सेफ्टी भी लिखोगे। क्वालिटी का फूड होना चाहिए, ऐसा नहीं सड़ा गला फूड दे रहे हैं, ये सब लिखोगे, और सेफ्टी होनी चाहिए। ये सब क्राइटेरिया आप मेंशन करोगे जब फूड सिक्योरिटी की बात करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है सक्षम सेंटर। सक्षम सेंटर देखो न्यूज में इसलिए हैं, अभी ये इसकी आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं अपने 75 साल के उपलक्ष्य में, इसमें लगभग टोटल 152 सेंटर खोल दिए हैं ये सक्षम सेंटर। इनको सक्षम सेंटर भी बोलते हैं या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सर्विस डिलीवरी सेंटर भी बोलते हैं। ये इंडिया के 13 स्टेट में 77 डिस्ट्रिक्ट में 152 सेंटर खोल दिए गए हैं। जो इंडिया ने एक चला रखी है दीनदयाल अंत्योदय योजना, या इसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसी के अंदर पूरा नाम है इसका, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये स्कीम है, ये इम्प्लीमेंट करती है इसको। तो 4 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच में ये देखो 152 सेंटर सक्षम सेंटर अभी खोल दिए गए हैं। ये सेंटर क्या प्रोवाइड करेंगे? देखो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? किसी भी मान लो एरिया में, विलेज में, शहर में, कहीं पे भी कुछ लोग मिलके आते हैं और एक ग्रुप समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। वो लोग खुद की हेल्प करते हैं। जैसे मान लो इन्होंने ग्रुप बना लिया, अब ये अपना पैसा इकट्ठा करेंगे, मान लो 200 रुपये 300 रुपये हर महीने जोड़ेंगे और ये बैंक में जमा कर देंगे अपना, मतलब एक इकट्ठा ग्रुप बना लिया, ग्रुप का अकाउंट खुल जाएगा। जैसे आप सिंगल बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो, सिंगल आदमी का खुलेगा, ये ग्रुप का खुलेगा। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम दे देंगे कुछ भी, मान लो ABC, कुछ भी नाम दे दिया। अब ये खुद का पैसा ही जमा कर रहे हैं, अब बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक पैसा देगा। अब ये लोन लेना चाहेंगे तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर है ये अपना एक वो रख देंगे कि इनका एक चेयरमैन रहेगा, मतलब जो डिसीजन वगैरह लेगा, और सारे मिलके ये कहेंगे कि हमें इस आदमी को लोन देना, इनमें जो मेंबर होंगे उनको लोन देना है। आगे मान लो 5-6 महीने तक इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, बैंक में जमा किया, बैंक इंटरेस्ट भी दे रहा है इन्हें, इनके जो पैसा जमा कर रखा है ब्याज दे रहा है, और अब ये लोन लेना चाहिए, मान लो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, तो इन आदमी को मान लो 10-20 आदमी है, उनको ज़रूरत है किसी ABC आदमी को, तो ये आदमी को ये लोन प्रोवाइड कर देंगे। फिर ये लोन की किस्त भरेगा, उस लोन की ये कम इंटरेस्ट पे, कम ब्याज पे लोन देंगे, जितना नहीं, जितना बैंक देता है उससे कम पे ब्याज देंगे, और फिर ये पैसा वापस भी देगा। तो इस तरह का इसमें प्रोसेस होता है। तो ये जितने भी इनको फाइनेंशियल नीड होती है, वित्तीय सहायता करेंगे इसमें सक्षम सेंटर के द्वारा। तो सिंगल विंडो सिस्टम होगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन भी बोल सकते हो फाइनेंशियल नीड्स के लिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है, मेन ऑब्जेक्टिव का मतलब है टारगेट, लक्ष्य, कि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करनी है, फाइनेंशियल जो मतलब सर्विसेज वगैरह डिलीवरी प्रोवाइड करनी है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को, रूरल पुअर को, कोई गरीब आदमी है रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब सेविंग कर सकेंगे वो बैंक में, अपनी पैसा डिपॉजिट कर सकेंगे, सेविंग कर सकेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए। क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा उन्हें, लोन प्रोवाइड किया जाएगा, इंश्योरेंस, बीमा और पेंशन वगैरह ये सब फैसिलिटी सक्षम सेंटर के जरिए प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सेंटर होंगे, इन्हें मैनेज भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का नेटवर्क ही करेगा। और ये देखो क्लस्टर लेवल, फेडरेशन लेवल पे होंगे, और जो ट्रेंड कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होते हैं, मतलब कोई भी ट्रेंड रिसोर्स पर्सन होंगे जो इनको चलाएंगे, उनकी सहायता के जरिए ये चलाए जाएंगे सक्षम सेंटर। जो ये ट्रेंड जो होंगे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ये देखो 6 डेज तक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे रूरल एरियाज़ में, और एक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो, उनके जरिए इन्हें खोलते हैं। जो लीड बैंक होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में, उन्होंने खोले हुए होते हैं ये रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ पे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होंगे, कि कैसे आपको ये फाइनेंशियल जो सर्विसेज वगैरह कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हो इनका। ये देखो पॉपुलरली इनको फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन भी बोलते हैं, या कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन भी बोलते हैं। तो ये ट्रेनिंग देंगे
उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में। वर्नाकुलर का मतलब है रीजनल, क्षेत्रीय भाषा में, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसी भाषा में उन्हें सिखाएंगे कि भाई साहब कैसे आप ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के कैसे लोन आप ले सकते हो बैंक से, अपना पैसा कैसे सेव कर सकते हो बैंक में, कैसे आप मतलब क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर सकते हो और अपनी सहायता कर सकते हो, ये सब फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे एक दूसरे को, ये सब ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कम्युनिटी रिसोर्स जो पर्सन होंगे ये ट्रेनिंग देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है जो, उसने एक देखो एप्लीकेशन भी डेवलप की है इसके लिए, सक्षम नाम की। इस पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जितना भी विलेज एरियाज पे जितना भी कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है सक्षम सेंटर के जरिए, सारी इसमें इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एन इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक देखो ये 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और अल्फ़ाबेट भी होंगे, ABCD वगैरह भी होगा इस 12 डिजिट नंबर में, और 1 2 3 4 नंबर में भी ये होगा। तो ये स्पेसिफिक यूनिक कोड होगा। इसमें क्या है, हर एक कंट्री रेस्पेक्टिव जो भी कंट्री या देश है, नेशनल नंबरिंग एजेंसी होगी उसकी, वो प्रोवाइड करेगी ये नंबर। कुछ इस तरह का होगा, मान लो 2 ये कंट्री कोड पता चलेगा 2 नंबर से, बाकी के ये है 9 नंबर, इनसे पता चलेगा सिक्योरिटी स्पेसिफिक कोड होगा, और एक नंबर होगा ये चेकिंग नंबर होगा। ये जो नंबर होगा ये प्रोवाइड किया जाएगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वगैरह को, जो इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं किसी भी कंट्री में, डोमेस्टिकली या किसी और कंट्री में, ताकि उनका जो सेटलमेंट और क्लियरिंग जो प्रोसेस है वो आसानी से किया जा सके। मतलब जो पैसे का लेन देन है, जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होती है, कुछ भी हो, उन्हें क्या है आइडेंटिफाई किया जाएगा पूरे वर्ल्ड वाइड। जब उनका एक नंबर होगा, मान लो ABC कोई इन्वेस्टर है, आदमी है या कंपनी है भाई साहब, उनको एक इन्वेस्टर का एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर दिया तो पूरे वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफाई किया जा सकेगा उन्हें, यानी कि यूनिवर्सली रिकग्नाइज किया जा सकेगा। और सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा ये, और ISIN कोड है जो ओनली कॉमन सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो यूनिवर्सली रिकग्नाइज होगा। मतलब सारी कंट्री इसे रिकग्नाइज करेंगे, किसी भी कंट्री में इस नंबर को डाल के पता लगाया जा सकेगा कि हाँ ये फलाना इन्वेस्टर है और ये इन्वेस्ट करता है वहाँ पे, ये कंपनी चलाता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन होगी इस नंबर के जरिए। इसी तरह से जैसे आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, या आधार कार्ड का नंबर भी ना डालें, आपकी उंगली एक भी उंगली टच करवा ली भाई साहब, तो उसी से नंबर मतलब सारी आपकी इन्फॉर्मेशन पता लगाई जा सकती है। सारे गवर्नमेंट का जो साइट है उस पर सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है आपकी आधार कार्ड के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक है बारबाडोस इलेक्ट्स फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट रिप्लेसिंग ब्रिटिश मोनार्की। बारबाडोस देखो एक आइलैंड कंट्री है, कहाँ पे, कैरिबियन में, कैरिबियन रीजन है जो कैरिबियन सी, ये देखो कैरिबियन सी, ये कौन सा वाला रीजन है, ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये वर्ल्ड मैप में ये देखो यहाँ पे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये इधर है कैरेबियन सी, कैरेबियन सी, और कैरेबियन सी के पास देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये बारबाडोस। बारबाडोस मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये बारबाडोस दिखाई दे रहा है, ये नाम लिखा है लेकिन कंट्री है, छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड नेशन, अलग देश है भाई साहब। ये ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था, जैसे इंडिया गुलाम रहा था 200-250 साल, ऐसे ये भी गुलाम था यहाँ पे। तो ये आज़ाद तो हो गया था लेकिन अभी भी वहाँ पे ये देखो कैरेबियन सी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे बड़े मैप में, और इधर देखो ये है बारबाडोस यहाँ पे। तो ये बारबाडोस में यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी तो मिल गई थी लेकिन अभी भी ब्रिटिश मोनार्की थी, मतलब हेड ऑफ द स्टेट था वो ब्रिटिश की जो क्वीन है ना, जो ब्रिटेन में जो क्वीन मानी जाती है सबकी वहाँ महारानी, जो एक तरह से सेरिमोनियल पोस्ट, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, वो तो भाई साहब हमारे इंडिया में तो रिपब्लिक है, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। रिपब्लिक का मतलब है जब हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड हों लोगों द्वारा। अब हम MLA MP को वोट करते हैं डायरेक्टली कॉमन पीपल, और MLA MP क्या करते हैं, MLA MP चुनाव करते हैं किसका, प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ तो रिपब्लिक है, इलेक्टेड होते हैं प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि हेयरडायटरी सिस्टम चलता आ रहा है। हेयरडायटरी का मतलब है कि उसका बेटा का बेटा बनेगा राजा, उसके बेटे का बेटा बनेगा राजा, ऐसे चलता आएगा। अभी ब्रिटेन में देखो ऐसा है, क्वीन की जो फैमिली है, जो वहाँ पे रानी है, वो जैसे प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ पे, ऐसी पोस्ट है वो, लेकिन वहाँ पे क्या है इलेक्शन नहीं होता ब्रिटेन में। वो क्या है कि उन्हीं के परिवार से भाई साहब क्वीन बनती हैं, अगली जो आएंगी उनके बेटे की बहू वो क्वीन बन जाएंगी, या वो उन्हीं के परिवार से क्वीन बनेंगी। तो ये सेरिमोनियल जो पोस्ट है अभी भी वहाँ पे मोनार्कल सिस्टम है ब्रिटेन में। और ये ब्रिटेन की जो क्वीन थी वही बारबाडोसा की क्वीन, ये बारबाडोस है जो उसी की क्वीन रानी समझी जाती थी, लेकिन अभी वहाँ पे इलेक्टेड बनेंगे भाई साहब, फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट इलेक्टेड होंगे। अब क्वीन एलिजाबेथ से बिल्कुल आज़ादी हो गई है, सॉवरेंटी फुल सॉवरेंटी हो गई है, सॉवरेंटी मिल गई है। तो एक कैरिबियन आइलैंड है जो
यहाँ पे लगभग 3 लाख लोग के लगभग ये लोग रहते हैं यहाँ पे, जो जनसंख्या है इसकी पॉपुलेशन। ब्रिटेन ने देखो आज़ादी दी थी इसको 1966 में, 1966 में आज़ाद हो गया था, लेकिन अभी भी जो वहाँ की रानी है ब्रिटेन की, वो यहाँ की रानी भी समझी जाती थी, ब्रिटिश मोनार्की थी यहाँ पे। तो अब इसने कुछ साल पहले ही यहाँ पे विद्रोह किया था लोगों ने कि हमें आज़ादी चाहिए फुल, और हम रिपब्लिक बनाना चाहेंगे, हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा। तो बाद में फिर इनको अब इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनेगा। अब आज़ादी मिल गई है टोटल, पूरी आज़ादी तो पहले ही मिल गई थी, लेकिन सॉवरेन हो गया है क्योंकि इलेक्टेड यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होंगे। बारबाडोस को गुलाम बनाया था 1625 में ब्रिटेन ने, 1625 में, और इसको लिटिल इंग्लैंड के नाम से भी जानते थे, लिटिल इंग्लैंड बोलते थे इसको। और कैरेबियन जो रीजन है उसका ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड है ये, मतलब सबसे पूरब में पड़ता है ये आइलैंड। नेक्स्ट टॉपिक है टर्की ऑन FATF ग्रे लिस्ट। देखो टर्की बोलते हैं इसे इंग्लिश में अंग्रेज लोग, लेकिन ये हिंदी के अखबार में तुर्की लिखा होता है, तुर्की। अगर आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो पता ही होगा आपको। तो ये टर्की को अभी क्या है FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। FATF के बारे में हमने देखो सैटरडे को भी पढ़ा था, पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाल दिया इसने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में इसको बनाया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, और इंडिया भी इसका मेंबर है। ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को रोकने के लिए और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जो टेररिज्म को, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पैसा वैसा आता है भाई साहब, उसको रोकने के लिए इसका मेन काम है। जो ये गतिविधियों को प्रमोट करती हैं कंट्री, उनको डाल देती है ग्रे लिस्ट में, और वो फिर नहीं मानती तो फिर आगे उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाल देते हैं। उसका नुकसान ये होता है उसे इंटरनेशनली लोन वगैरह नहीं मिलता, ट्रेड वगैरह रोक देते हैं, सैंक्शंस प्रतिबंध लगा देते हैं, और कोई देश उससे ट्रेड वगैरह व्यापार नहीं करता है। तो अभी टर्की को डाल दिया भाई साहब, ये हमारे GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो, उसने टर्की के साथ साथ जॉर्डन, माली, इन कंट्रीज़ को भी डाला है। जो ग्रे लिस्ट है उसको ये भी बोलते हैं जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, ये इस नाम से भी जानते हैं। 23 कंट्रीज हैं अभी इसमें FATF में। इसमें जब ग्रे लिस्ट में डाला है इसने, तो ये कंट्री क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी जो लॉन्ड्रिंग, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग है, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इनको निपटने के लिए, मतलब इन्हें ख़त्म करने के लिए अपनी कंट्री से फेल हो जाती है, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, तो उसे ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। जो इंक्रीज मॉनिटरिंग मीन्स का मतलब ये हो गया कि ये जुरिस्डिक्शन क्या है, इंक्रीज मॉनिटरिंग के अंदर रखा जाता है। मतलब FATF इसमें मॉनिटर करती है, देखभाल करती है कि भाई साहब कोई कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग, तो उनके कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, देखो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। जो अवैध तरीके से ब्लैक मनी कमाई है, इलीगल तरीके से काला धन जो कमाया है, उसको लीगल दिखाना, वैध दिखाना कि ये लीगल है, ये प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का मतलब हो गया कि आतंकवादियों को टेररिज्म फैलाने के लिए पैसा देना। तो अगर कोई कंट्री मान लो इन कामों को करती है तो उसे डालते हैं इस लिस्ट में। 2 लिस्ट होती है, हम लास्ट में जानेंगे वो 2 लिस्ट क्या है। ये जो कंट्री है रिमूव भी किया जा सकता है क्या इस लिस्ट में, बिल्कुल रिमूव किया जा सकता है। FATF ने देखो बोट्सवाना और मॉरिशस को रिमूव किया था ग्रे लिस्ट से, क्योंकि इन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इनके लिए काम किया था। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को अपने देश से ख़त्म किया था, और जो टेररिज्म को फाइनेंसिंग जाती थी उस पर काम किया था कि टेररिस्ट एक्टिविटी उनके देश में ना बढ़े। तो ये सब मतलब एक्टिविटी को रोकने के लिए काम किया था, तो इन कंट्रीज़ को रिमूव कर दिया था। तो ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट होती क्या है, देखो ब्लैक लिस्ट में जब भी डालते हैं किसी कंट्री को, तब डालते हैं कि कोई कंट्री मान लो डायरेक्टली फंडिंग करती है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है डायरेक्टली, तो तब उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। लेकिन उसे डिलीट भी किया जा सकता है अगर वो एक्शन ले इनके खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और टेरर फंडिंग के खिलाफ। ब्लैक लिस्ट को NCCTB बोलते हैं, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या टेरिटरी, ब्लैक लिस्ट को। नेक्स्ट है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट को तब डालते हैं, देखो यहाँ ब्लैक लिस्ट में तो तब डालते हैं जब डायरेक्टली कंट्री टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सपोर्ट कर रही हो, और ग्रे लिस्ट में तब डालते हैं, देखो वो क्या है, कंट्रीज में ऐसे लोग रहते हैं जो टेरर फंडिंग को करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग को करते हैं, यानी कि कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ऐसे लोग वहाँ पे रहते हैं बहुत सारे जो टेरर फंडिंग भी करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, तब ग्रे लिस्ट में डालती है। यानी कि उसे पहले ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, अगर वो नहीं एक्शन ले पाती इनको रोकने के लिए, टेरर फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग को, तो तब समझ लिया जाता है कि भाई साहब कंट्री तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तब उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो यही थे आज के लेक्चर में टॉपिक।